ठंडी सर्दियों की सुबह है। आसमान धुंधला है। चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। एक आदमी अकेला जंगल के रास्ते पर चल रहा है। उसका चेहरा उदास है। लगता है जैसे उसका दिन बहुत खराब जा रहा है। वह किसी बात से परेशान है। जंगल में एक कांटों वाला पेड़ खड़ा है। सूखी टहनियां, उस पर जमी सफेद बर्फ। अचानक एक काला कौवा उड़कर आता है। वह पेड़ की टहनी पर बैठता है। जैसे ही वह बैठता है, टहनी हिलती है और ऊपर जमी हुई हल्की सी बर्फ नीचे गिरती है। बर्फ के छोटे छोटे कण हवा में चमकते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और उस आदमी के कंधे और सिर पर गिरते हैं। वह चौंक जाता है। पहले तो वह घबरा जाता है, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वह आसमान की ओर देखता है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। अचानक उसका मूड बदल जाता है। जो दिन उसे खराब लग रहा था, वही दिन अब अच्छा लगने लगता है। सिर्फ एक छोटी सी घटना, एक कौवे द्वारा गिराई गई बर्फ, उसके पूरे दिन को बदल देती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पेड़, कौवा, गिरती बर्फ और आदमी के चेहरे पर नई उम्मीद। एक शांत जगह की कल्पना कीजिए, जहां दुनिया फैली हुई है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, पर कुछ कहते हैं दुनिया आग में खत्म होगी। कुछ मानते हैं कि यह बर्फ में नष्ट होगी। आसमान लाल हो जाता है, जैसे आग की लपटें सब कुछ अपनी चपेट में ले रही हों। इमारतें पिघल रही हैं, धरती तप रही है। यह फायर है जो इंसान की इच्छाओं, लालच और नफरत की गर्मी को दिखाती है। कवि कहते हैं, उन्होंने इंसानों के दिलों में इच्छा देखी है जो सब कुछ जला सकती है। लालच, गुस्सा, शक्ति की भूख, ये सब आग की तरह फैलते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं दुनिया आइस यानी बर्फ से खत्म होगी। सब कुछ ठंडा है, कोई भावना नहीं। दिल बर्फ की तरह कठोर हो चुके हैं। यह आइस है जो नफरत, ठंडेपन और क्रूरता का प्रतीक है। कवि कहते हैं, नफरत भी उतनी ही ताकतवर है दुनिया को खत्म करने के लिए। हमारी बेकाबू इच्छाएं और नफरत ही दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। सुबह की कोमल धूप में बच्चे और माता पिता चिड़ियाघर के रास्तों पर घूम रहे हैं। उनके कैमरे क्लिक कर रहे हैं। पिंजरे में बंद दुख से बेखबर। मोटी लोहे की सलाखों के पीछे एक शानदार बाघ घूम रहा है। उसकी जीवंत खाल उसकी आंखों में गहरी उदासी के विपरीत है। बाघ सलाखों के पास आता है। उसकी निगाहें दूर हैं। उसकी पूंछ बेचैनी से हिल रही है। वह अपने पिंजरे से परे की दुनिया में खोया हुआ है। घने जंगल में सूरज की किरणें पत्तियों से होकर गुजरती हैं, एक राजसी बाघ को रोशन करती हैं, जिसकी हर मांसपेशी शक्ति और एकाग्रता से तनी हुई है। बाघ शांत, आत्मविश्वासी कदमों से आगे बढ़ता है। उसकी मूंछें फड़कती हैं, आंखें आदिम स्वतंत्रता के साथ चमकती हैं। ठंडा नदी का पानी उसके पंजों से टकराता है। जैसे ही शानदार बाघ अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है, जंगल उसका निर्विवाद साम्राज्य है। जैसे जैसे दिन ढलता है, चिड़ियाघर में भीड़ कम होती जाती है और एक बाघ अपने सीमित बाड़े में घूमता है। उसकी चाल अब धीमी, भारी हो गई है। रात उतरती है, चिड़ियाघर में गहरा सन्नाटा छा जाता है और हल्की चांदनी पिंजरे पर एक नरम चमक डालती है। बाघ एक कोने में बैठा है। उसकी आंखें चमक रही हैं। ऊपर की ओर देख रहा है। शायद उसे अपने जंगल का घर याद आ रहा है। शाम का समय है। हल्की ठंडी हवा चल रही है। एक छोटा सा लड़का गली में अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक लाल रंग की चमकती हुई गेंद है। वह खुशी खुशी उसे उछाल रहा है। अचानक गेंद उसके हाथ से फिसल जाती है। गेंद सड़क की ओर लुढ़कती है, धीरे धीरे, और फिर एक छोटे से तालाब में गिर जाती है। छपाक! लड़के की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह भागकर तालाब के पास जाता है। गेंद पानी में तैर रही है, धीरे धीरे दूर जा रही है और फिर पानी के अंदर डूब जाती है। लड़का चुप खड़ा है। उसके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा है। वह रो नहीं रहा, लेकिन अंदर से टूट गया है। यह सिर्फ एक गेंद नहीं थी, वह उसकी प्यारी चीज थी। पास खड़ा कवि यह सब देख रहा है। वह सोचता है, क्या मैं इसे नई गेंद दिला दूं? लेकिन फिर वह समझता है, नहीं, क्योंकि जीवन में हर खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती। लड़का चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक समझदारी भी आ गई है। इस कविता में एक छोटी लड़की है, जिसका नाम अमांडा है। उसकी मम्मी उसे बार बार डांटती रहती हैं। कभी कहती हैं, सीधे बैठो, कभी कहती हैं,
कंधे झुकाकर मत चलो। कभी कहती हैं, नाखून मत चबाओ। मतलब हर छोटी छोटी बात पर उसे टोका जाता है। अब सोचो, अगर आपको हर समय कोई डांटता रहे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही अमांडा को भी लगता है। लेकिन अमांडा जवाब नहीं देती। वह चुप रहती है। वह अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है। सबसे पहले वह सोचती है कि काश वह एक जलपरी मरमेड होती। वह समुद्र में आजादी से तैरती। वहां कोई उसे डांटने वाला नहीं होता। फिर वह सोचती है कि काश वह एक अनाथ लड़की होती। वह अकेली सड़कों पर घूमती, अपनी मर्जी से रहती। कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। फिर वह खुद को एक राजकुमारी के रूप में सोचती है, जो अपने महल में अकेली रहती है और शांत जीवन जीती है। इससे हमें क्या समझ आता है? अमांडा बस थोड़ी सी आजादी चाहती है। वह बार बार की डांट से परेशान है। कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को हर समय डांटना सही नहीं है। उन्हें समझना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। ज्यादा रोक टोक से बच्चे अपनी इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कविता, द ट्रीज। यह कविता अद्रियन रिच ने लिखी है। इसमें कवि ने पेड़ों को इंसानों की तरह सोचने और महसूस करने वाला दिखाया है। यानी यह कविता पर्सोनिफिकेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं कि पेड़ जो घर के अंदर लगे हुए हैं, वे अब बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां ट्रीज इनसाइड द हाउस का मतलब है कि पेड़ गमलों में या किसी बंद जगह में लगे हुए हैं। वे अब आजादी चाहते हैं। वे घर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। कवि बताते हैं कि रात का समय है। बाहर चांद की हल्की रोशनी है। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे हैं, जैसे वे अपनी जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हों। उनकी टहनियां दीवारों से टकरा रही हैं। उनकी जड़ें फर्श को तोड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वे कैद से भाग रहे हों। यहां पेड़ों को ऐसे दिखाया गया है जैसे वे कैदी हों, जो लंबे समय से बंद हैं और अब आजादी चाहते हैं। कवि खुद कमरे में बैठी है और यह सब देख रही है। वह चुपचाप खिड़की से बाहर झांक रही है। वह महसूस करती है कि पेड़ अब अपने असली स्थान यानी जंगल में वापस जाना चाहते हैं। कविता में एक पंक्ति आती है कि द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। इसका मतलब है कि जंगल पहले खाली था, लेकिन अब पेड़ वापस जा रहे हैं। यह एक प्रतीक सिंबल है। यहां जंगल का खाली होना इस बात को दर्शाता है कि इंसानों ने पेड़ों को काटकर शहरों और घरों में लगा दिया है। प्रकृति से छेड़छाड़ की है। लेकिन अब पेड़ वापस अपने प्राकृतिक स्थान पर जाना चाहते हैं। पेड़ों की शाखाएं शीशे को तोड़ती हुई बाहर निकलती हैं। वे पूरी ताकत से बाहर की ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी कैद से मुक्त हो रही हों। कवि कहती हैं कि बाहर की हवा, चांदनी और खुला आसमान पेड़ों को बुला रहा है। वे अब खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। यह कविता सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। पेड़ यहां प्रतीक हैं उन लोगों के जिन्हें समाज ने दबा रखा है। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह कविता महिलाओं की आजादी का प्रतीक है। जैसे महिलाएं समाज की बंदिशों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, वैसे ही पेड़ भी घर की कैद से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। कविता में रात का समय बदलाव का प्रतीक है। अंधेरा खत्म होगा और सुबह आएगी। इसका मतलब है कि परिवर्तन आ रहा है। कवि यह भी दिखाती हैं कि जब पेड़ बाहर जा रहे हैं तो घर के अंदर खालीपन महसूस होता है। लेकिन यह खालीपन जरूरी है, क्योंकि हर किसी को अपनी आजादी मिलनी चाहिए। इस कविता की भाषा सरल है, लेकिन अर्थ गहरा है। कवि ने इमेजरी का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम इसे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कविता हमें यह संदेश भी देती है कि पेड़ों का असली स्थान जंगल है, न कि बंद कमरा। हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यह कविता आजादी और स्वतंत्रता का संदेश देती है। कवि बताना चाहती हैं कि कोई भी जीव, चाहे वह पेड़ हो या इंसान, हमेशा कैद में नहीं रह सकता। हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए। कविता के अंत में पेड़ पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। जंगल फिर से भर जाता है और एक नई शुरुआत हो। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक छोटी लेकिन गहरी कविता, फॉग।
यह कविता कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। सिर्फ 6 लाइनों की है। इसमें सुंदर इमेजरी और गहरा मतलब छुपा हुआ है। कवि ने कोहरे फॉग को एक बिल्ली कैट की तरह दिखाया है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, चीजों को जानवर की तरह दिखाना। कवि कहते हैं कि कोहरा बिल्ली की तरह आता है, धीरे धीरे और चुपचाप। जैसे बिल्ली चुपचाप चलती है, वैसे ही कोहरा शहर और बंदरगाह में आता है। वह बिना शोर किए चुपचाप चारों तरफ फैल जाता है। कोहरा शहर के ऊपर बैठ जाता है, जैसे बिल्ली अपने पैरों पर बैठकर देखती है। फिर कुछ देर बाद, जैसे बिल्ली अचानक उठकर चली जाती है, कोहरा भी गायब हो जाता है। कवि ने बहुत कम शब्दों में एक सुंदर दृश्य बनाया है। सुबह का शांत कोहरा। मुख्य संदेश: प्रकृति शांत और सुंदर होती है, और छोटी कविता भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। एक छोटी लड़की बेलिंदा एक छोटे सफेद घर में रहती थी। वह बहुत प्यारी और खुश रहने वाली लड़की थी। उसके पास 4 पालतू जानवर थे: इंक बिल्ली, ब्लिंक चूहा, मस्टर्ड कुत्ता और कस्टर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड बाकी ड्रैगनों से अलग था। वह खुद को कमजोर और डरपोक मानता था। बेलिंदा और उसके बाकी 3 पालतू जानवर खुद को बहुत बहादुर समझते थे। वे सब मिलकर अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जबकि कस्टर्ड हमेशा डरता रहता था। वह बार बार कहता कि उसे एक सुरक्षित पिंजरा चाहिए, जिस कारण बाकी सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन अचानक बेलिंदा के घर में एक खतरनाक समुद्री डाकू घुस आया। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, जो खुद को बहादुर कहते थे, डर कर छिप गए। कस्टर्ड, जिसे सब डरपोक कहते थे, अचानक खड़ा हो गया और दहाड़ा। उसने बिना डरे समुद्री डाकू पर हमला किया, उसे हरा दिया और सबकी जान बचाई। खतरा टलने के बाद सबने कस्टर्ड की तारीफ की, पर जल्द ही फिर उसे डरपोक कहने लगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही गहरी मीनिंग वाली कविता फॉर एन ग्रेगरी। यह कविता W.B. यीट्स ने लिखी है। यह कविता आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी के बारे में है। इस कविता में एक लड़की है जिसका नाम है एन ग्रेगरी। वह बहुत सुंदर है, खासकर उसके बाल गोल्डन यानी सुनहरे हैं। उसके बाल इतने सुंदर हैं कि लोग उसे देखकर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। कविता की शुरुआत एक लड़के की बात से होती है। वह एन ग्रेगरी से कहता है कि कोई भी यंग मैन जो तुमसे प्यार करेगा, वह तुम्हारे गोल्डन हेयर की वजह से ही करेगा। यानी लोग तुम्हारी बाहरी सुंदरता से प्रभावित होंगे। लड़का यह कहना चाहता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग बाहरी रूप देखकर ही प्यार करते हैं। वे चेहरे, बाल और सुंदरता को ज्यादा महत्व देते हैं। अब एन ग्रेगरी इस बात से सहमत नहीं होती। वह जवाब देती है। वह कहती है, अगर मैं अपने बालों का रंग बदल दूं, यानी गोल्डन से ब्राउन या ब्लैक कर लूं, तो क्या तब भी कोई मुझसे मेरे इनर क्वालिटीज के लिए प्यार करेगा? यहां एन ग्रेगरी यह साबित करना चाहती है कि असली प्यार केवल रूप पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्यार व्यक्ति के स्वभाव, गुण और कैरेक्टर पर होना चाहिए। कविता के अंत में कवि खुद कहते हैं कि इंसान अक्सर बाहरी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन केवल भगवान ही किसी व्यक्ति को उसकी आत्मा और अंदर की अच्छाई के लिए प्यार कर सकते हैं। यहाँ कवि हमें एक गहरी बात समझाते हैं। इंसान अक्सर आउटर ब्यूटी को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी ज्यादा महत्वपूर्ण है। असली प्यार अंदर की अच्छाई पर होना चाहिए।